सुन चुके हैं, बहुत अच्छे। चलिए, तो आज एक नए सिरे से बातचीत शुरू करते हैं। बहुत अच्छे ढंग से मुझसे पहले सर आपसे बात कर रहे थे और मैं भी उनको सुन रहा था। उन्होंने एक बात बोली थी कि अभ्यास, अंग्रेजी में आप लोग उसको प्रैक्टिस कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा था अभ्यास करो, चाणक्य ने कहा अभ्यास करो, सारे गुरुओं ने कहा अभ्यास करो। अभ्यास है क्या? इसे कहते हैं प्रैक्टिस। कैसे होती है? इसका स्पिरिचुअल एंगल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली बार मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, 1 2 का 5 फॉर्मूला। आप में से कुछ लोगों को याद होगा। आज मैं आपको एक नया फॉर्मूला देता हूं, वहीं से शुरुआत करते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों के आदी हो जाते हैं तो हमारी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। आप भी अभी यहाँ पढ़ने आए हैं तो एक आदत बन गई पढ़ाई, एक दबाव बन गई पढ़ाई, और कभी कभी नतीजे में नुकसान हो जाता है। एक बहुत छोटी सी कहानी, ध्यान से सुनिएगा, आज भी काम आएगी, आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। एक व्यापारी ऊंट का व्यापार करता था। तो अपने गांव से दूसरे गांव अपने 20 ऊंट लेकर चला। रात हो गई तो उसे कहीं गांव में रात रुकना था और उस गांव में एक सराय थी। सराय मतलब धर्मशाला, होटल कह लो। तो उसने सोचा रात यहां गुजार ले सराय में। तो अपने 20 ऊंट उसको बांधना थे, रात को चले न जाए ऊंट के लिए। तो उसने खूंटी गाड़ी और ऊंट बांधना शुरू किए तो खूंटियां निकली 19। ऊंट थे 20, तो 19 खूंटी से तो उसने ऊंट बांध दिए। लेकिन 20वें ऊंट का क्या करे, क्योंकि खूंटी नहीं थी। तो सराय के मालिक से उसने कहा कि तुम्हारे पास खूंटी है क्या? मेरा एक 20वां ऊंट बिना खूंटी के रह गया और रात को चला जाएगा। सराय का मालिक बूढ़ा था लेकिन बड़ा अक्लमंद था। उसने कहा एक काम करो, खूंटी तो मेरे पास भी नहीं है, तो तुम क्या करो कि वो जो ऊंट 20वां है उसके सामने जाके ऐसे ठोको। खूंटी नहीं है पर ऐसा अभिनय करो कि खूंटी ठुक रही है। उसके बाद एक रस्सी लो, जो रस्सी है नहीं, पर उस ऊंट के गले में ऐसे हाथ घुमाओ जैसे रस्सी बांध रहे हैं, और उसके बाद रस्सी से खूंटा बांध दो। ऐसे बांध दो जैसे सचमुच बांध रहे हैं, न खूंटा है न रस्सी है, तो अभिनय करो। उसने ऐसा किया और 20वें ऊंट को थपथपाया तो वो भी बैठ गया, न खूंटा न रस्सी। जब सुबह हुई तो वो चला व्यापारी, एक एक करके उसने रस्सी खोली खूंटे से, तो 19 ऊंट बंधे हुए थे तो फ्री हो गए, वो चलने लगे। इस तो जब 20वें को तो बांधा ही नहीं है, तो ऐसे थपथपाया तो वो खड़ा ही नहीं हो रहा। अरे इसने कहा ये क्या हो गया? फिर उससे थपथपाया तो वो ऊंट खड़ा ही नहीं होता, हिलाया खड़ा नहीं होता। तो सराय के मालिक के पास गया, कहे तुमने क्या जादू टोना कर दिया, मेरा ऊंट हिलता भी नहीं है, तुमने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, वो तो सम्मोहित हो गया। तो सराय के मालिक ने कहा उसको भी खोलना पड़ेगा, मैंने जब बांधा ही नहीं तो खोलेंगे कहां से? तो उसने कहा जैसे बांधा था वैसे ही खोल दो, ये तो कर सकते हो। वो व्यापारी गया और उसने खूंटा उखाड़ने का अभिनय किया, रस्सी को वापस जैसे बांधा तो था नहीं, उल्टा घुमाया और जैसे थपथपाया ऊंट खड़ा हो गया और चल दिया। कहानी खत्म हो गई। हमारे और आपके लिए कहानी कब शुरू होती है? हम लोग अधिकांश समय तक अपनी जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही बिताने लगते हैं। उस 20वें ऊंट की तरह है कुछ नहीं, पर सम्मोहित हो गए।
आपको अपने विद्यार्थी जीवन में जो आप यहाँ पढ़ने लिखने आए उसके प्रति सम्मोहित नहीं होना है। आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं है। आपको विवेक जगाना है। जब मैं आया तो मंच पे मैंने देखा भगवान गणेश का चित्र बना हुआ है, जिसको मैं अभी माल्यार्पण करके आया, पुष्पांजलि करी। केवल इस चित्र से आपको यह संदेश मिल जाएगा कि विद्या की देवी तो सरस्वती है, लेकिन केवल सरस्वती से सफलता नहीं मिलती। यहाँ एक दो शब्द बोले सर ने पहले, एक सिलेक्शन, एक सफलता। जमीन आसमान का अंतर है। सिलेक्शन एक कैंपस का सिलसिला है, सफलता पूरी जिंदगी का सिलसिला है। ये देवता विवेक का देवता है। ये देवता आपके भीतर विवेक जगाएगा। विद्या तो अर्जित कर ही ली जाएगी, और अगर विद्या के साथ विवेक नहीं है तो सफलता नहीं है। इसीलिए पढ़े लिखे लोग गलत काम करते हैं। विवेक आपको सिखाएगा जीवन सबसे ऊपर है। कितना ही दबाव, कितना ही तनाव आ जाए, कितनी असफलता आ जाए, जीवन दांव पे नहीं लगना चाहिए। तो मैं जो आपसे बात करूंगा उसी सिलसिले में बात करूंगा, क्योंकि आप जैसे बच्चों के बीच में आता हूं तो मैं देखता हूं आजकल फॉर्मूला बेस्ड एजुकेशन है। हमारे समय तो सीधा सीधी पढ़ाई होती थी भाई। हमने तो ये सब ताम झाम देखे ही नहीं कभी। एक ही स्कूल होता था, उसी में चले जाते और उसी में आ जाते। अब आजकल तो सब कुछ फार्मूला बेस्ड है। तो मैं आपको नया फार्मूला दे रहा हूँ 3C का। अब जरा समझिए 3C में क्या बोल रहा हूं मैं। पहला काउंटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन, और तीसरा कैरेक्टर। अब ये 3 बातें दिमाग में रखना। तो चलते हैं सबसे पहले काउंटिंग। आप जब यहां पढ़ने आए हैं तो 3 बातों की काउंटिंग रोज करना। जो पढ़े वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी काउंटिंग में 3 बातें होना चाहिए। पहला फीस, जो आपके माँ बाप ने भरी, आपने नहीं भरी, उसकी काउंटिंग करिएगा। कहां से लाए होंगे वो, कैसे दिया होगा, क्यों आपके लिए वो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपने खूबसूरत समय के दिन आपके लिए दिए हैं। पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता। धन कैसे कमाया जाता है ये तभी पता लगेगा जब आप धन कमाने निकलेंगे। अभी तो आप किसी और के कमाए हुए धन से पहुंचे यहाँ तक, और सौभाग्यशाली हैं आपके, आप यहाँ तक आ गए। आपकी उम्र के, आपसे अधिक या आप जैसे योग्य कई बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाए। इसकी काउंटिंग करते रहना बच्चों, कि जो फीस भरी गई है, जो भाग्य आपको मिला है, वो खराब नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। पहली काउंटिंग ये करिए, क्या फीस भरी है, उसका रिटर्न क्या दे रहे हैं। दूसरी बात, काउंटिंग किसकी करें, पहले फीस की करें। दूसरी बात, अपनी एजुकेशन की करें काउंटिंग। रोज जो आप पढ़ रहे हैं, अरे इतनी तेजी से वक्त कभी नहीं बदला जितना अभी बदला है। 500 साल के हमारे देश के इतिहास में जितनी तेजी से अभी वक्त बदल रहा है, जो आप आज पढ़ रहे हैं, जो आज आप सोच रहे हैं, अगले साल उसका दृश्य बदला हुआ नजर आएगा। आश्चर्य नहीं है कि जो पढ़ाई करके आप निकले और जो मकसद आपका था, वो मकसद ही गायब मिलेगा आपको। एक दिन से नई चीज आ जाएगी। बहुत तेजी से वक्त बदल रहा है। तो अपनी एजुकेशन की रोज काउंटिंग करें कि आज जो मैंने पढ़ा है इसकी क्या वैल्यू है, कितना पढ़ना है, आदि आदि। और तीसरी बात, टाइम की काउंटिंग करिएगा। यह बहुत अच्छे से अभी बताया जा रहा था। मित्रों, मैं तो कहता हूं 6 घंटे उन्होंने कहा कि पढ़ना ही पढ़ना है। एक बात याद रखना, ये घोर परिश्रम का समय है, आलस्य अपराध है। 12-14 घंटे काम करना आसान बात हो गई। अब जो लोग अभी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हैं, आप देखिएगा उसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। खूब पढ़ना, समय का उपयोग करिए, टाइम की काउंटिंग प्रॉपर करिए। मैं हमेशा आप जैसे बच्चों के बीच में कहता हूं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। इस दौर में सब बदला जा सकता है। क्या नहीं कर सकता साइंस और टेक्नोलॉजी, बताइए आप।
सब कर सकता है। आप सांवले हो तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी गोरा बना सकता है, ऐसी क्रीम बन गई जो पढ़ लो। आप दुबले हैं, ऐसी दवाइयां बन गई कि एफ से निकल आए ना, आप अलग ही लगने लगे। आप में बिल्कुल अकल ना हो और गूगल पे बटन दबाओ तो इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि लोग आपको अक्लमंद मान लेंगे, होंगे नहीं, आप मान लेंगे। अक्लमंद दिखना और अक्लमंद होने का फर्क है, साइंस टेक्नोलॉजी मिटा देगा। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी सब कर सकता है, लेकिन एक काम दुनिया का कोई साइंस और कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, बीता हुआ वक्त लौटा के नहीं ला सकती। वो गया तो फिर गया। इसलिए बच्चों, जब आप पढ़ रहे हैं तो एक गया जमाना जब सालों का हिसाब रखते थे, वो जमाना भी गया जब महीनों का हिसाब रखते हैं, वो दिन भी गए जब दिनों का हिसाब रखते हैं। अब तो घंटों का भी हिसाब खत्म हो गया। एक एक सेकंड कीमती है, एक एक पल की कीमत आपको समझना पड़ेगी, तब आप वहां पहुंच पाएंगे जहां जाने के लिए आए हैं। तो मैंने आपको पहली बात बोली, जो 3C का सूत्र दिया कि पहला मामला यह है काउंटिंग। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फीस भरी, उसकी काउंटिंग, जो एजुकेशन आप कर रहे हैं उसकी काउंटिंग, और सबसे बड़ी टाइम, समय का उपयोग करिएगा। आइए इसी फॉर्मूले में आगे चलते। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब ये कि आप इतने टाइट हो जाएं कि सिवाय पढ़ाई के कुछ करें ही नहीं। मौज मस्ती का दौर है ये, जो आपकी उम्र है। आहा, समझ नहीं आ रहा, ताली उम्र के लिए बजा रहा हूं कि मौज मस्ती के लिए? भैया, ये जो उम्र है ना, ये टच मी नॉट है। जिसको छू लो वही करंट मार रहा है। कभी हम भी आपकी उम्र में रहे और कभी आप हमारी उम्र में आएंगे। आज जो लोग आपको ज्ञान बांट रहे हैं, इनको कोई शौक नहीं है। ये तमाम लोग आपकी उम्र से गुजरे हैं और इस उम्र का जो नुकसान है उससे आगाह कराने आए हैं। तो उम्र सबके साथ है, मौज मस्ती रुकना नहीं चाहिए, ये भी वक्त चला जाएगा। याद रखिए, किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात बोली है, पढ़ने आए हो तो पढ़ो, उम्र है तो मौज मस्ती भी करो, काम दोनों का चलता है। देखिए, कभी मत भूलिएगा, काम दोनों का चलता रहे, आंधियां भी चलती रहे और दिया भी जलता रहे, दोनों का। इसलिए हमें अपना बेस्ट देना है, लेकिन बिना टेंशन, बिना प्रेशर। जिंदगी और भी आगे है, ऐसे खत्म नहीं होता जीवन। इस तरह से समाप्त नहीं होता कि परेशान हो गए, हैरान हो गए, निराश हो गए। किस पे दबाव नहीं बताइए, सब पे दबाव है। आइए जरा फॉर्मूले के सेकंड पोर्शन में चलते हैं जल्दी से। मेरे पास समय आपके लिए कम है। 10:05 पे मैंने बोलना शुरू किया और 11:05 में खत्म करूंगा। शांति हो गई सुन के? क्या होता है कि ऑडियंस को, श्रोता को ये पता लग जाए कि वक्ता कब तक बोलेगा तो एकदम शांति हो जाती है। वक्ता होना बहुत आसान है, श्रोता होना बहुत कठिन है। एक तो श्रोता के आधे प्राण इसी में लगे रहते हैं कि छोड़ेगा कब पंडित। तो हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपको 60 मिनट बोलना है, 60 मिनट बोलेंगे। लेकिन कोशिश करूंगा कि 60 मिनट में आने वाली जिंदगी के कई सूत्र मिल जाए। मैं बहुत सारी बातें ऐसे बोलूंगा बच्चों, जो शायद आज आपके काम उतनी ना आए, लेकिन हो सकता है कि मेरी कुछ बातें यदि आपने फिट कर ली, अपने कलेजे पे लिख ली, इस कैंपस के बाहर एक दुनिया और आपका इंतजार कर रही है, तब काम आएगी कुछ बातें।
आज शायद ना आए। आज जो बातें काम की वो तो इतने विद्वान समझदार सर लोग आपको पढ़ा ही रहे। मैं तो देख रहा था जिस सर का नाम लो ऐसी ताली बज रही उसके नाम पे, जैसे कोई हीरो आ रहा हो फिल्म का। जैसे कोई सेलिब्रिटी आई और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपकी जिंदगी की फिल्म के हीरो है ये आदर्श है। ये सिर्फ यहाँ कमाई कराने नहीं आए, आपकी जिंदगी संवारने आए हैं। और मित्रों, जो जिंदगी को सवारे वो असली हीरो है, इसलिए आप आदर कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए एक बार इन सबका। और हमारे पास जो बचा समय दूसरे में चलते हैं। मैंने आपको 3C की बात बोली। पहला मैंने आपसे कहा काउंटिंग, 3 बातों की काउंटिंग करिएगा। आइए 3C में दूसरा C, और वो है कम्युनिकेशन। आप जिस एज में हैं, आप जिस इस समय पोजीशन पे हैं, जो काम करने आप आए हैं, उसमें कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। अब मैं आपको बताता हूं 4 बातों से अपना कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर रखिएगा। पहला अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से और खुद से। चौथा बड़ा महत्वपूर्ण है, लोग जान ही नहीं पाते कि खुद से भी एक कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आज ये जो प्रेशर, टेंशन, डिप्रेशन क्यों होता है? खुद से कम्युनिकेशन यदि क्लियर नहीं है तो इसका मतलब डिप्रेशन है। उन लोगों को जिंदगी में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा जो खुद से वेल कम्युनिकेटेड है। तो 4 लोगों से आपका कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए इस समय। और उसमें से पहली बात अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स क्या होते हैं तो तभी पता लगता है जब पेरेंट्स बनते हैं। माता पिता बने बिना माता पिता क्या होता है समझ नहीं आता। आप लोग जिस उम्र में हैं इसमें माता पिता कई लोगों को खलनायक लगते हैं। कोई काम करने ही नहीं देते। सो जाओ तो उठा दे, आ जाओ तो भेज दो तो चल बुला ले, चैन नहीं लेते। अच्छा, कुछ माता पिता होते भी एक्स्ट्रा ही हैं। बच्चों को देखते ही टूट पड़ते हैं जैसे कोई कैसे फंसी हो उनके। ये करो वो करो, कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में। तुम तो इतना किया तुम्हारे लिए और ऐसी शुरू कि कई बच्चे हमें बोलते हैं कि हमारे माता पिता का इलाज करो पंडित जी, हमारा क्या करते हैं। कई बच्चे तो हमसे कहते हैं हमें क्या भाषण देना है, उनको तो प्राण ले लिया, हमारे निचोड़ दिया। आजकल बाजार जाओ तो दुकानों पे बोर्ड लगे रहते हैं एक्सचेंज ऑफर के। अगर भगवान कोई एक्सचेंज ऑफर की स्कीम लगा दे और उसमें कह दे कि पेरेंट एक्सचेंज कर सकते तो कई लाइन में लग जाए हमारे बच्चे को। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें ताली बजानी क्या। एक बात याद रखना और जिंदगी भर याद रखना कि जिस वंश, जिस कुल, जिस खानदान और जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वो ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप अपनी जिंदगी में जिन जिन बातों का फख्र करें, जिन जिन बातों का गर्व करें, एक बात का गर्व जरूर करना कि हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हम इस माता पिता की संतान हैं और ये हमारे गर्व है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कि आपके माता पिता आपके जितना पढ़े लिखे न हो। ये भी हो सकता है कि जितने ऊंचाई पे आप जाएं आपके माता पिता न गए हों। लेकिन जब बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएं तो 2 बातें कभी मत भूलना, एक बाप का कंधा और दूसरी माँ का आंचल। ये जिसने व्याधियां
अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करने में कोई संकोच मत करना। इंसान की जिंदगी है, कब कौन सा गलत काम किसी से भी हो जाए, कोई दावा नहीं कर सकता कि उसने अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं किया। अगर वो ऐसा कह रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। हर इंसान से कभी ना कभी भूल, गलती, अपराध, अनुचित, अप्रिय हो सकता है। और जिस दिन आपसे कोई गलत काम हो जाए, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करना, सबसे पहले। और याद रखना, अगर आप गलत काम में उलझ गए, कहीं फंस गए, सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी। बस सिर्फ माँ बाप ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हें उससे बाहर निकालेंगे। इसलिए कभी भी पहली बात तो गलत काम करना नहीं चाहिए। अगर आज आपके माँ बाप को टोक रहे होंगे, रोक रहे होंगे, तो क्यों ऐसा कर रहे होंगे? जीवन के प्रति उनकी दृष्टि और अनुभव होगा, इसलिए वो अपने बच्चों से कहते हैं बेटा ये ना करो, वो ना करो। लेकिन कभी अगर अपराध हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए जो आपको नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता से कभी मत छुपाना। भाई उनसे छुपाना ही तब पड़ता है जब आप गलत करते हैं। तो आज एक संकल्प लो। अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं कोई कथा प्रवचन करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे ये कहने आया हूं कि कुछ बातों की कमिटमेंट यहां से लेके जाइए। तो आज एक संकल्प लीजिए, ऐसा कोई काम जिंदगी में नहीं करेंगे जो अपने ही माता पिता से छुपाना पड़े। बस इतना सा भी संकल्प लेंगे तो आप अपनी जिंदगी में आराम से निकल जाएंगे। बस कोई काम जो उनसे छुपाना पड़े वो गलत, और जो उनको बताया जा सकता है वो सही है। इतनी सी परिभाषा। कई बच्चे हमसे पूछते हैं पंडित जी इस एज में सही क्या गलत। हम कोई परिभाषा नहीं देते कि ये पाप है, ये पुण्य है, गलत है, ये सही है। हम एक ही बात बोलते हैं, जो माता पिता से छुपाना पड़ जाए वो गलत है, और जो उनको बता के किया जा सके बस वही अच्छा है आपकी उम्र के लिए। इसलिए एकदम कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। कोई बात नहीं, रोज बात करिए, रोज टाइम उनसे लीजिए। उनको नहीं मालूम आप क्या पढ़ते हैं, वो नहीं जानते होंगे, हो सकता है, तो भी कम से कम उनसे बात करिए। आज तक विज्ञान ये नहीं जान पाया कि माँ बाप से बात करने के बाद कोई है ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको मिलती है। कुछ है ऐसा। आइए, आपका कम्युनिकेशन आपके पेरेंट्स से क्लियर हो। दूसरी चीज, आपका कम्युनिकेशन आपके टीचर्स से भी क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर। सीधी बात करिए, नहीं समझ में आ रहा 10 बार पूछिए, और कोई प्रॉब्लम हो शेयर करिए। आपका अपने टीचर से जितना कम्युनिकेशन क्लियर होगा, आप अपनी एजुकेशन में जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें उतनी जल्दी आगे निकल जाएंगे। तीसरा, अपने फ्रेंड से आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। ये जो इस उम्र में दोस्तों का नशा होता है, माथे चढ़ के नाचता भैया, यादबाजी का तो कहना ही क्या। दोस्तों को देख के तो ऐसा लगता है कि आह बस यही खुदा है। इस उम्र में चढ़ता है, सबको चढ़ता। और हो सकता है कुछ दोस्तों को लेके आपके पेरेंट्स नाराज भी होते हो, इसके साथ मत बैठो, उसके साथ मत बैठो। देखो, दोस्ती का मतलब संग है। आपके माँ बाप आपके संग पे आपत्ति नहीं ले रहे। आपके माँ बाप डरे हुए हैं कि आपका संग कहीं कुसंग में न बदल जाए। दोस्ती के दो शक्ल, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। ऐसे दोस्ती का पहला पहलू संग है। संग मतलब आप उस दोस्त के साथ उठते बैठते हैं तो है, बैठना चाहिए, पक्की दोस्ती होना चाहिए। लेकिन ये संग कुसंग में न बदल जाए। कुसंग का मतलब कोई मित्र आपको गलत राह पे न ले जाए, खासतौर पे नशा, वो काम जो इस उम्र में नहीं करना चाहिए वो भी कराए, वो कुसंग है। और इसमें कुछ होते भी है, जरूरी नहीं है सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं जो आपको कुसंग की ओर खींचेंगे। और बच्चों याद रखना, नशा बिल्कुल मत करना। जवानी का नशा क्या कम है जो दूसरा और करोगे? क्यों मिक्सिंग कर रहे हो भाई? और इस उम्र में आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो सीनियर नशेड़ी होते हैं ना, वो तुमसे कहेंगे लगा ले। फिर तुम कहोगे नहीं डर लगता, अरे हम बैठे, तुम क्या बैठे, तुम खुद ही होते हो जाओगे। क्या बैठे? नशा मत करना बेटा, नशा मत करना। मैंने फिर आपसे कहा, हो
होगा ऐसा, कई बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि आपको लगेगा गलत है, पर आपके भीतर कोई कहेगा कर लो, वो बाहर के दोस्त लोग कहेंगे अरे हम हैं, अरे क्या इतनी बात हमारी नहीं मानेगा, ऐसा डराएंगे। तो तब अपने पेरेंट्स को याद करना। एक बहुत ही प्यारी बात बोल के गए सर भी, आपके माँ बाप आप ही के भीतर है, ईमानदारी से देखना तो आपको लगेगा कोई रोकेगा नहीं सही। बचिए, अपने फ्रेंड से बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि इस लिमिट के बाद हमारी तुम्हारी दोस्ती वहां तक वाजिब है जहां तक जिंदगी का सच है, और जहां से झूठ शुरू होता है हमारी आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। इतना क्लियर कम्युनिकेशन फ्रेंडशिप सर्कल होना चाहिए, और नहीं तो आप इसकी कीमत अभी नहीं चुकाएंगे। 5-10 साल बाद आपको लगेगा कि नुकसान महंगा हो गया। इसलिए थोड़ा सा बच के चलिएगा, वरना आपको समझ भी नहीं आएगा इस उम्र में नुकसान क्या है। अच्छा, दोस्त तो ऐसा ट्रीटमेंट दे, वो आपको एक घटना सुनाते। एक कपल था, पति पत्नी। वो पत्नी जो थी ना, औरत, उसको खाना बनाने का कुक, बहुत अच्छी कुक थी, नए नए खाना बनाती थी। तो उस कपल ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, एक दिन अपने घर में पार्टी रखी, और उसने कहा मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी आज, बड़ी गजब का गाजर का हलवा है। बनाती भी अच्छा थी, सब दोस्त लोग आए। उस महिला ने, जिसका घर था, उसने कहा मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी, और नई आई है गाजर बाजार में, तो नई किस्म की, नई नस्ल की गाजर का हलवा बनाऊंगी। सब भी तैयार हो गए, उसने हलवा बनाया, हलवा सर्व किया, मेहमान लोगों ने हलवा खा लिया। कोई 20-25 मेहमान थे, और जब मेहमान लोगों ने हलवा खाया तो गृहिणी जो घर में थी, मालकिन, वो थोड़ा सा आगे गई तो उनके घर में टेलीविजन चल रहा था। उस टेलीविजन पे न्यूज आई कि अभी अभी न्यूज ये है कि बाजार में जो नई किस्म की गाजर आई वो जहरीली है, और उसको जो खाएगा वो मर जाएगा। अब मैडम घबराई, उन्होंने अपने पति को बुलाया, सुनो ये न्यूज आ रही है कि जिस गाजर का अपन ने हलवा बनाया वो जहरीली है, जो खाएगा वो मर जाएगा। उसने भी घबराया कि अब क्या करें, ये तो सब मरेंगे, अपने मेहमान भी, इनको सबको खिला दिया, तो क्या करें। पति थोड़ा समझदार था, उसने कहा तो जल्दीबाजी न कर, हल्ला न कर, अब जो हो गया वो तो हो गया, पर टेस्ट कर लेते हैं। तो किस पे टेस्ट करें कि हलवा जहरीला, किस पे टेस्ट करेंगे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपने घर में कुत्ता, उसका नाम जेकी है, तो जेकी को खिला देते हैं। जेकी जिंदा रहा तो समझ लेंगे जहरीला नहीं, मर गया तो फिर अपन कुछ करेंगे। तो चपरासी को बुलाया कि जेकी को हलवा खिलाया। अच्छा, कुत्ता कुछ खाता है तो तुरंत फिर बाहर जाता है गंदा करने, तो उन्होंने कहा जेकी को हलवा खिलाओ, देखना जेकी का क्या होता है, 15 मिनट बाद हमको बताना। 15 मिनट बाद वो चपरासी आया तो पूछा मालिक मालकिन ने कि क्या हुआ जेकी का। बोले जेकी मर गया। जेकी मर गया? हाँ, पक्का, फिर तो जहर था। तुरंत सबको सूचना दी कि आप लोगों ने अभी अभी जिस गाजर का हलवा खाया है, खबर ये मिली है कि गाजर में जहर है। उसके बाद हमने अपने कुत्ते पे ट्राई किए, कुत्ता मर गया। अब सब घबरा है। आदमी डर से ज्यादा मरता है, मरने की चीज से कम मरता है। सबने बोला अब मरे अब मरे, सबको अपने फोटो दिखने लगे जिसपे माला चढ़ी थी। तुरंत सबको अस्पताल ले गए, डॉक्टर से कहा जहरील खा लिया, डॉक्टर ने दवा दी, पूरे सबके पेट साफ हुए, सबको उल्टियां कराई। इतना पेट साफ कर करके सारी रात हो गई। वो घर के मालिक मालकिन भी उनके साथ ही रहे, लेकिन शुक्रिया ये कि कोई मरा नहीं। तो मालिक मालकिन ने कहा चलो मेहनत तो हुई, सारी रात सब भरती रहे, सबके पेट साफ हुए, पर कोई मरा नहीं। कितना अच्छा रहा कुदरत का। अब चलो घर चल के देखें। घर आए तो उन्होंने पूछा आज हमारे जेकी ने अपनी जान दे दी और इन सब की जान बचाई, चलो जेकी के ही मरे हुए दर्शन कर ले। तो चपरासी से कहा कहाँ है जेकी? उसने कहा यहाँ है जेकी। जेकी देखा तो जेकी ऐसा हो गया जैसे उसको बिल्कुल प्रेस कर दिया, चिपक गया कुत्ता, एकदम कपड़ा जैसा हो गया। अरे उन्होंने कहा जेकी ऐसे कैसे मर गया, गाजर का हलवा खा के एकदम चिपक गया। चपरासी ने कहा ये तो नहीं मालूम, आपने कहा इसको गाजर का हलवा खिलाओ, मैंने खिला दिया। फिर बोले कि भाग के बाहर चला गया मेरी जंजीर छोड़ के, और बाहर गया तो एक ट्रक इस पे चढ़ गया तो ये ट्रक के नीचे आ गया, ऐसा मर गया। अब बताओ जेकी बड़ा ट्रक से लोगों के पेट वैसे ही साफ। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ट्रीटमेंट कहां होना था और ट्रीटमेंट कहां हो जाता।
इस उम्र में आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से। ये फ्रेंड्स आपको ये जे की तरह ही निपटाएंगे। आप हो जाओगे चिपके, लोग समझ रहे होंगे जहर से मर गए, जहर से नहीं मरा, कुसंग से मर गए। इसलिए बहुत सावधान रखना। अब मामला थोड़ा गंभीर होगा, अब बड़ा प्यारा मामला है। देखो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप ताली भी बड़े टाइम पे बजाते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे ताली की इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग ले रखी है आप। अच्छा कुछ तो ऐसे ही बजा देते हैं, पड़ोसी ठोकरा हम भी लगा देते, कुछ को तो हमारी बात समझ नहीं आई फिर भी ताली मारते। इसलिए मैं अपने ऑडियंस को देख के पहले कहता हूं बात समझ लो मैं क्या कहने आया हूं। ऐसा नहीं कि आए हैं अब हमारी फैकल्टीज ने टीचर से बुलाया कि पंडित जी बोलने वाले हैं तो सुनो बैठे, अरे मालूम तो हो काहे के लिए आए, क्या ले जाने आए। अब देखो हमारा तो रोज का काम है बच्चों, रोज कहीं ना कहीं मोटिवेशनल स्पीच, कहीं कथा करते हैं, कहीं राम कथा करते हैं, तो 7 दिन तक बोलते रहते हैं और 7 दिन लोग सुनने आते हैं। हमको मालूम है जैसे आधों को तो यही नहीं मालूम है खाए के लिए आए। अच्छा ये कम वक्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में सबसे ज्यादा। अच्छा हमारी तो सूरत ही ऐसी कि कहीं देखते ही पंडित पता नहीं क्या करेगा। एक बार हम कहीं कथा कर रहे थे, 80 साल की एक बूढ़ी माई कोने में बैठ के हमारी कथा सुन, 80 साल बड़े ध्यान से, और कैसी सुनती, 3 घंटे रोज बोलते थे तो वो एक टक हमको देखती थी। एक टक मतलब समझते हैं, किसी को निगाह ऐसी रखना कि निगाह हटे ही नहीं, बिल्कुल आंख एक टक। अब एक टक आपको कोई 3 घंटे देखे भाई, 80 साल की वाली देखे। आप बड़े कमाल के, आप हमसे एक कदम आगे समझ जाते हैं। 80 साल की बूढ़ी माई एक टक देख रही, तो हमको भी फिक्र होगी। तो हम उसके पास गए चौथे दिन, हमने कहा माई आप बड़ी गजब की कथा सुनती है, एक टक हमको देखती है, तो आपको कथा कैसी लगती है। उस बूढ़ी माई ने जो जवाब दिया वो सुनिएगा। मैंने कहा आप कमाल की कथा सुनती है, तो कैसी लगती है आपको कथा। तो बूढ़ी माई बोली पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं देता। हमने कहा कमाल हो गया माई, आपको सुनाई नहीं देता तो फिर 3 घंटे एक तक हमको क्या देखती हो। अब उसने जो जवाब दिया और कमाल का था, उसने कहा देखो पंडित जी ये सब तो हमें नहीं मालूम, बस इतना जानते हैं कि पिछले 6 महीने से मेरी बहू से लंबा पंगा चल रहा है और मुझे मेरी बहू की सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते हैं, तो आप ही को कम से कम मालूम तो हो कि क्या करने आए हो और क्या लेके जाओगे। तो जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि मेरे कुछ शब्द, मेरी कुछ बातें शायद आज काम ना आए। आज तो आप इतने लोगों के बीच बैठे हैं तो ताली भी बजा रहे हैं, आनंद भी आ रहा है, लेकिन जिंदगी जब अकेले चालू होती है, जिस दिन आप अपने संघर्ष में अकेले खड़े होंगे, जिस दिन आपके पास भीड़ होगी पर आपको लगेगा भीड़ का हर शख्स आपसे कंपटीशन कर रहा है, जिस दिन आपको महसूस होगा कि मेरे साथ आज कोई नहीं है, उस दिन एक ताकत होती है, एक सुप्रीम पावर होती है, एक कॉस्मिक पावर होती है, वो आपसे कनेक्ट हो जाए। मेरी कुछ बातें आपके तब काम आई। इसलिए बच्चों ध्यान से सुनना और समझना। चौथा कम्युनिकेशन आपका खुद से होना चाहिए। अब बात थोड़ी गहरी आ रही है, खुद से कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, इसका नाम योग है। अब बहुत कुछ है इस शरीर के भीतर, ये जो दिख रहा है, आज आप कह देंगे कि मेरे पास पुरुष का शरीर है, मेरे पास स्त्री का शरीर है, ना ना ये नहीं, इसके भीतर कुछ है, वो है आत्मा, सोल। हम 3 बातों से बने, फिजिकल बॉडी, मन को कहते हैं अंग्रेजी में माइंड, उसके बाद आत्मा है सोल। आपको ये समझना ही पड़ेगा, वरना अगर आप इस चीज की क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो आप जो काम करने जाएंगे इतना प्रेशर, इतना टेंशन आपको आएगा, आप परेशान से हो जाएंगे, परेशान से।
तो खुद से भी कम्युनिकेशन करिए। कितनी देर पढ़ते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत आसान है, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा 24 घंटे होते हैं, 25वां घंटा भगवान ने किसी को नहीं दिया। इसी 24 घंटे में कोई आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बनके पूरे कंट्री चला लेता है, और इसी 24 घंटे में एक से छोटी सी दुकान नहीं चल पाती। होते तो 24 घंटे ही है, आपको भी 25वां घंटा नहीं मिला है। अब इस 24 घंटे में जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप जो एजुकेशन कर रहे हैं, जो रिवीजन कर रहे हैं, जो भी कुछ आपका है वो आप करते रहिए, उसमें मेरा मामला नहीं है। पर मेरा इतना कहना है कि ये सब करने के बाद जब आप दबाव में आएंगे, जब आप तनाव में आएंगे, जब आप अवसाद में आएंगे, जब आपके सामने चुनौती खड़ी होगी, तब क्या काम आएगा? योग करिए, 24 मिनट करिए। 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट, लेकिन आपकी उम्र में हो सकता है 24 मिनट निकालना मुश्किल। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, हमने एक कोर्स बनाया है। पहले मैं एक सवाल पूछ लेता हूं जो हमें हमेशा पूछता हूं। मेरा तो जीवन हनुमान जी है, मेरी तो सांस सांस पे हनुमान जी आते हैं। मैं हनुमान चालीसा उड़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, और मैं हनुमान चालीसा पीता हूँ। इसलिए मैं हनुमान चालीसा की बात करूंगा। आप स्वतंत्र हैं, आपका जो मजहब हो, आपका जो पूजा करने का ढंग हो, आपके माता पिता ने जिस देवता से आपको जोड़ा हो, या आप रुचि से जुड़े हो, उसका भी कोई मंत्र होगा, उसको लीजिए। लेकिन आपको योग तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा नाम है पंडित विजय शंकर मेहता। आप YouTube पे मेरा नाम डाल के मेडिटेशन डाल देंगे तो आपको एक छोटा सा पैकेज मिलेगा। YouTube पे मिलेगा, Facebook पे मिलेगा, और जो भी साधन डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म है, आप उसको जरूर करिए। 6 मिनट तो कर सकते हैं। हमने 24 मिनट की बात आपसे नहीं करी, 6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए। उस 6 मिनट में भी हमने 2 चीजें आपको दी हैं, सुबह उठना कैसे और रात को सोना कैसे। ये तो कर सकते हैं। उठते तो आप कहेंगे नहीं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पहले पढ़ाई का प्रेशर है, पंडित जी आप ये नया लेके आ गए कि योग करो, मेडिटेशन करो। हाँ, तो हम कुछ नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं, कोई बात नहीं, पर भैया सोते तो होंगे, उठते तो होंगे। आज भारत में 99% लोग ये नहीं जानते कि सुबह उठना कैसे। तो आप तो स्टूडेंट हो भाई, सीख लो अभी से, बड़ा काम आएगा। अभी भी नहीं मालूम लोगों को उठना कैसे, उनसे पूछो कैसे उठते, बोले उठ जाते। कब उठते हैं? जब नींद खुल जाती है। एक वर्ग ऐसा है कि जब नींद खुल जाती है तब उठ जाते हैं। अच्छा, एक वर्ग ऐसा है कि जब उठना होता है तब नींद नहीं खुलती कम वक्त। कईयों को तो उठते समय ऐसा लगता है आज पूरे ही उठ जाओ। और ये कम वक्त नींद इतनी प्यारी चीज है भैया, ये तो बहुत मजबूरी में आना पड़ता है। अगर सुबह की किसी की क्लास हो, किसी का इंस्टीट्यूट सुबह का, और सुबह का ही होता है, जो भी तकलीफ होती है, और जैसे ही मौका मिला संडे का पड़े औंधे। अब क्या करेंगे? अच्छा, इसमें मैं देखता हूं नींद के मामले में ना कोई जवान ना बूढ़ा, हर उम्र का आदमी पड़ा हुआ है भारत में आजकल। अब सुबह उठते ही, तो हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि सुबह 5 बजे उठो, हम ये नहीं कहेंगे 6 बजे उठो। आप जब भी उठते हो, हमने उठने की 4 स्टेप बनाई है। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप ये स्टेप करें और इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, लेकिन अगर ये 4 स्टेप के साथ आप उठ गए, आपकी लाइफ में जो आपका करियर है, जो एजुकेशन है, जिसको लेके आप प्रेशर में, कभी कभी तो टूट ही जाता है इंसान पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, कभी लगता है जिंदगी खराब कर ले, कभी लगता है ये छोड़ दें, वो पकड़ लें, और जो भी कुछ उठा पटक आपकी लाइफ में चलती है, उसका सबसे प्यारा ढंग है सुबह ठीक से उठ जाओ। आप में से जो लोग बटन लगा कपड़ा पहनते हो, उनको एक बात मालूम होगी, कपड़े का पहला बटन अगर गलत लग जाए तो नीचे तक के कपड़े का आकार बदल जाता है। अगर आप गलत उठ गए तो दिन भर परेशान रहेंगे। और हम लोग अपनी परेशानी, जो हमारी स्वभाव बन गई है, खूंटियों पे टांग देते। कोई कहता है मैं पढ़ाई के मारे परेशान हूं। अरे भैया, परेशान होना आपकी आदत हो गई है। पढ़ाई कोई परेशान नहीं करती इस जिंदगी में, आपकी आदत बन गई है। कल
शादी करोगे तो कहोगे पत्नी के मारे परेशान हूँ, कहोगे पति के मारे परेशान हूँ, फिर उसके बाद कहोगे बच्चों के मारे परेशान हूँ। परेशान होना तुम्हारी आदत हो, पहले आदत सुधारो तो फिर सारी परेशानी। आज तुम्हारी पढ़ाई है तो तुम कह रहे पढ़ाई के मारे परेशान है। अच्छा, आपको क्या लगता है आप पढ़ रहे हो तो परेशान है? उनसे पूछो जो पढ़ा है, वो तुमसे भी ज्यादा शीर्षासन है। हमको एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर मिल गए, हमने कहा आप तो कई बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कईयों का जीवन बना रहे हैं। हाँ बोले उनका जीवन बनाने के बनाते हमारा ही जीवन निपट गया। हमने कहा आपको क्या तकलीफ? बोले पागल से नहीं क्यों। अब बता, पढ़ाने वाले को लगता है हम पागल हो गए, इनको लग रहा है ये पागल हो गए, हमको लग रहा है हम पागल। आपकी आदत है, अगर परेशान होना आपकी आदत है तो जो काम करोगे उसी में हो जाओगे, बता रहा हूं। हमको आदत सुधारना है, बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। तो छोटा सा फॉर्मूला है, सुबह उठना कैसे, और एक्स्ट्रा टाइम आपसे बिल्कुल नहीं लेना। हम कहते हैं आप 6 बजे उठो, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 वाले भी पराक्रमी है। मौका लग जाते हैं तो 11 बजे भाई। हाँ 1-2 वाले भी होंगे। कल हम एक ट्रेन में आ रहे हैं, देखो हम आपको सत्य घटना बता रहे हैं। कल हम एक ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, तो ट्रेन में मैंने देखा कि जब हमारी ट्रेन 12:30-1 बजे के स्टेशन पे रुकी तो हमारी कोच में एक लड़की थी, वो उसी समय उठी 1 बजे। तो मुझे लगा कि पहली बार तो नहीं उठी होगी, बीच में उठी होगी। तो नीचे उठ के कुछ उसने पूछा, तो हमने कहा आपको? बोले मैं तो उठी अभी। ट्रेन में 1 बजे? बोले ट्रेन में क्या, हम तो घर में भी 1 बजे उठते हैं। 1 बजे उठते हैं, चलो हमारी तरफ से 1 बजे उठो, लेकिन जब उठो तो जो हम कह रहे हैं वैसा करो। जिंदगी का कोई दबाव, कोई तनाव आपको दिन भर परेशान नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि सचमुच इंसान की जिंदगी मिली तो मजा आ गया। तो क्या करना है, मैं तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, पर आपको डिटेल्स डिजिटल मीडियम पे मिल जाएंगे, आप जरूर लीजिए और करिए। बच्चों, आपको करना चाहिए। आपके माता पिता, आप एक बात बताइए, आप इस कैंपस में क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप पढ़ने में स्टूडेंट है, लड़का है, लड़की है, नाम बता देंगे, जाति बता देंगे। लेकिन सच तो यह है कि आप इस कैंपस में सपना है अपने माँ बाप का, बस आप सपना है अपना। आप इस कैंपस में, इस इंस्टीट्यूट का सपना है। इन लोगों ने सपना देखा और इतना टूटना नहीं चाहिए, इसलिए आपको किसी स्थिति में निराश नहीं होना। तो जब भी आप सुबह उठे, हमने एक ढंग बनाया, पहली स्टेप उसका नाम है शैया स्नान। आप जब पलंग छोड़ के बाथरूम में नहाने जाएंगे तो बाहर के शरीर को नहलाएंगे। आदमी जब बाहर के शरीर को नहलाता है तो फ्रेश हो जाता है, तरोताजा, लेकिन शांत नहीं हो पाता। हम जो ढंग बता रहे हैं वो भीतर हमारे 7 शरीर है, उसको प्राण वायु से नहलाइए तो आप फ्रेश होने के साथ साथ शांत भी हो जाएंगे। और उसका एक ढंग है, गहरी सांस लेते लेते यहां से भीतर ही भीतर पूरे शरीर पे लाके नेवल पोर्शन पे रोकना है, नाभि पे, फिर नाभि से नीचे पंजों से बाहर निकालना है। पूरा डेमो है, आप आराम से देखिएगा। उसके बाद जब पंजों से सांस लेना है 3-4 बार, नाभि पे रोकना है, बाहर लेटे लेटे करना है। लेकिन ये तभी करना है जब इसको करने के बाद पलंग छोड़ना ही हो, ऐसा नहीं है कि यार फिर सो। क्योंकि याद रखना, अपने देश में नींद खुलना और पलंग छोड़ना ये 2 अलग अलग बातें हैं, एंटायरली डिफरेंट थिंग। एंटायरली नींद खुलना और पलंग छोड़ना ये बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ी प्यारी घटना हम लोगों के जीवन में घटती है। नींद खुलना और पलंग छोड़ना, इन दोनों के बीच में एक प्यारी घटना घटती, उस घटना को कहते हैं पड़े रहना। क्या कर रहे हैं? पड़े। अच्छा, कई तो कभी इस करवट पड़े, कभी उस करवट पड़े। अच्छा, उनसे पूछो भाई जब पड़े ही हुए तो खड़े हो जाओ, तो बड़ा तर्क दिया जाता है, और अब जो खड़े होंगे उन्होंने कौन सा बड़ा काम किया। तो हम कह रहे हैं जब पड़े हो तो पड़े पड़े यही कर लो जो हम करा रहे हैं, पड़े पड़े ही करना है आपको। शैया हम कोई दबाव आपको नहीं बना रहे। और जब शैया स्नान करने के बाद आप पहली बार अपने पलंग से अपने पैरों को नीचे रखें, याद रखना नंगे पैर कभी धरती पर मत रखना, एक कोई कपड़ा कारपेट हो। फिर उसके बाद जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठ के धरती से ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट
धरती में जो पावर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का है। कोई भी चीज उछाली है धरती नीचे खींचती है। आप तो साइंस के विद्यार्थी, बड़ा पावर है, बहुत पावर। एक बात बता दूं बच्चों, इस स्टेप का नाम है नवजात हो जाना, न्यूली बॉर्न बेबी। जरा बात गंभीर है, ध्यान से सुनना। आपको इस समय जिस एनर्जी की जरूरत है वो चाहे आप फ्रूट जूस से लें, ड्रिंक से लें और ढंग से लें, मैं जो आपको एनर्जी सुबह सुबह दे रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। हम सब कभी न कभी नवजात थे, न्यूली बॉर्न बेबी थे। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे पास सबसे बड़ी ताकत कहां से आई थी? माँ की गोद और माँ के आंचल से। सबसे बड़ी ताकत ही वहां से आई थी, जो आज तक रन कर रही है। लेकिन न आज माँ हमारे साथ है और न ही हम नवजात है, तो फिर ताकत कहां से ले? एक माँ है हमारे साथ, उसको धरती माता कहते हैं। इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जैसी ताकत है, उसके अगेंस्ट सांस खींचिए ऐसे बैठ के, तो पंजे से घुटने में, घुटने से नाभि पे उस सांस को लाइए, फिर नाभि को आप एक ऐसा पंपिंग स्टेशन बना ले और पूरी बॉडी में भीतर भीतर पुल कर दीजिए, पंप कर दीजिए एकदम। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगना। आप बैठे 3-4 बार स्ट्रोक लिया आपने और पूरी बॉडी में वो प्राण वायु जो पृथ्वी से लिए, उसके बाद खड़े होके चलिए। हर एक के पलंग से बाथरूम की दूरी किसी की 2 कदम होगी, किसी की 5, किसी की 10 कदम होगी, इतनी दूर तो बाथरूम होता ही है। तो जब आप पलंग छोड़ के जब पहली बार बाथरूम की तरफ जाएं, तो जब आप पहली बार चले, बच्चों बहुत सीधी बात बता रहा हूं, कोई धार्मिक कृत्य नहीं बता रहा, लेकिन याद रखना जब 6, 7, 8, 9 घंटे की नींद के बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड पहली बार सीधी होती है और जब आप पहली बार स्ट्रेट धरती पे खड़े होते हैं, उस समय आपकी बॉडी इतनी चार्ज होती है कि जब आप पहला कदम उठाएं तो जो भगवान का नाम आपको पसंद हो, जो आपका धर्म हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे सीताराम सीताराम सीताराम, मैंने ये बोला, आपको जो बोलना है, पर कोई ना कोई भगवान का नाम लेके चलना। सुबह सुबह पहली बार 7-8 घंटे की नींद के बाद स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुई और आपने भगवान के नाम के साथ चरण उठाए, तो ये नाम दिन भर आपके आचरण को पावर देगा। आप करके देख लेना। अब इसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, कोई बाथरूम जाओगे पलंग से। अब आप देखना जब हम पलंग से बाथरूम की ओर जाते हैं, क्या शोभा यात्रा होती है उस समय। आप लोग कभी अपना वीडियो करा, भूतनी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई तो ऐसे जाते हैं जैसे आज पूरे ही चले जाएंगे संसार से। अब देखना, अब जा ही रहे हो, हम कह रहे हैं ऐसे चले जाओ, हम कह रहे हैं होश में चले जाओ, ताकत ले लो। अब परमात्मा के नाम की ताकत तो लो। आज मेरी बात शायद कम समझ में आए, पर जिस दिन ताकत मिलना शुरू होगी उस दिन आपको लगेगा कुछ है भाई कॉस्मिक पावर में, उसकी जरूरत है आपको। उसके बाद बाथरूम पे चले जाए। जो आपका रोजमर्रा का काम करने के बाद जब आप ब्रश करें, ये बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, जिस भी विद्यार्थी ने ये काम किया है वो अपनी जिंदगी को लेकर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस से कर गया। अब जो काम बता रहा हूं, जब आप आईने में मुंह धोएं, सूरत तो रोज देखते हैं, आंख में आंख डाल के देखना। आज से नियम बना लो कि सोने के पहले और उठने के बाद जब भी आईने के सामने अपनी आंख में गहराई से झांकना। 1 या 2 मिनट बहुत है। मुश्किल से 7 दिन में आपको महसूस होगा कि देखने वाला कोई और है और जो दिख रहा है वो कोई और। बस यही से शरीर और आत्मा का अंतर शुरू हो जाएगा और आपको दुनिया में कभी कोई तनाव में डाल नहीं सकता, क्योंकि आप आत्मा का अंतर पहचान जाए। अब ये 4 काम कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहे, इतना तो आप करते ही। 5वां हमने जोड़ दिया, कोर्स में नहीं, पर मैं जोड़ देता हूं। और 5वां ये है कि जब आईने में अकेले देखो, अब अकेले ही हो, वहां कोई देख तो रहा नहीं, तो एक काम जरूर करना, एक उंगली उठाना, अपने गाल पे लगाना और खुद से बोलना, क्या बात है, बड़े सीरियस नजर आ रहे हैं। जरा खुद से बोलना, चलो जरा, और फिर बाहर निकलना। इस जिंदगी शायद आपको बाहर के लोग मुस्कान न दे, अब तो अपनी मुस्कान खुद ही पैदा करना है। दूसरे तो टेंशन ही देने का काम करते हैं। मित्रों, केवल मैंने आपको उठना कैसे, सोना कैसे फिर कभी बताएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा,
यहां आके अभी बात चल रही है, फिर लेके चलूं मैं आपसे, आपका खुद से कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, जो मैंने बताया। आप खुद से जुड़ गए, आपके भीतर जो पावर है, आपके भीतर जो सोल की पावर है, उसको यूज करिए, आप व्यक्ति कोई दूसरे हो जाएंगे। चलिए 3C के जिस फार्मूले में अब हमको चलना है, मैंने आपसे कहा था काउंटिंग, उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं कैरेक्टर की। जब मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो कैरेक्टर का मतलब होता है शरीर, फिजिकल बॉडी, मन, माइंड और सोल, आत्मा को समझना। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, जब भी कोई चीज पढ़ते हैं पूरा एनालिसिस करते हैं। विज्ञान का मतलब ही ये होता है, विज्ञान का मतलब जो नहीं है उसको जान लेना, वो साइंस है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस क्या कहता है? अध्यात्म का विज्ञान ये कहता है जो है उसको जानना। ये फर्क है विज्ञान में और अध्यात्म में। आपके पास कुछ है और वो आत्मा है, और वो कोई विज्ञान नहीं बता सकेगा, वो तो अध्यात्म बताएगा। आपको आत्मा क्या है ये दुनिया का कोई विज्ञान नहीं बताएगा, बल्कि विज्ञान एक समय बाद तो ये बता देगा जो दिखता नहीं वो होता नहीं, ये विज्ञान की थ्योरी है, और हम ढूंढेंगे और नहीं मिला तो हम कह देंगे होता ही नहीं है, पर आत्मा होती है। अब आप कहेंगे आत्मा होता, आत्मा अनुभूत की जाती है, आत्मा दिखती नहीं है, शरीर दिखता है, आत्मा अनुभूत होती है, एक्सपीरियंस, फीलिंग, सेंसेशनल मामला है। फिर भी अगर आप पूछें कि आत्मा कैसी होती है, तो मैं उदाहरण देता हूं कि आत्मा जानना हो तो इस दृश्य को याद करना, जब आप लंबे समय बाद अपनी माँ के गले लगते हैं, सगे भाई बहन के गले लगते हैं, अपने मित्र के गले लगते हैं। आप जरा एक बात बताइए, 40 साल का बाप हो, 16 साल की उसकी बेटी हो, दोनों जब गले लग रहे हो, एक स्त्री और पुरुष की देह की मिलन हो रही है, लेश मात्र वासना नहीं होती। 16 साल का बेटा हो, 40 साल की माँ हो, दोनों गले लग जाएं, लेश मात्र काम भाव वासना नहीं होती। लेकिन जैसे अपने माँ पिता या अपने बच्चों को गले लगा के आपको जो महसूस होता है, उस महसूस होने का नाम आत्मा है। दिखती नहीं है, पर आपको कुछ लगता है कि कुछ है, उसका नाम आत्मा। उस फीलिंग में जिए, और ये जितनी क्रियाएं आपको महसूस होगा कि हम कुछ और हैं, तो फिर हम जब आत्मा हैं, इतने पावरफुल हैं, तो हम निराश क्यों हो, फिर हम थक क्यों जाएं, फिर हम डिप्रेशन में क्यों आए? आना ही नहीं चाहिए। हाँ, केवल शरीर पे रहेंगे, केवल मन यानी माइंड पे रहेंगे तो देखो मन का तो काम ही उदास करना है। बहुत मजा आता है मन, हमारे भीतर एक मन है देवी और सज्जन, उसको अच्छे काम बिल्कुल पसंद नहीं। अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं तो तन से तो यहीं बैठे या राजा बेटे की तरफ, तन से तो कुछ तो ऐसी गर्दन हिलाते जैसे आज ही भगवान उठा लेंगे, लेकिन मन कहाँ है आपका? कितनी बार इस ऑडिटोरियम से बाहर चला गया। इस मन को तो क्लासरूम में बैठने का भी मन नहीं होता है। आप बैठे, मन घूम रहा है, मोहल्ले में घूम रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, मॉल में घूम रहा है, पार्टी शार्टी तो चाहे जब मना ले, बैठे पर काम चल रहा है, किताब खोल लो, मन अपना ही कार्यक्रम दिखा रहा है। अच्छा, पकड़ पकड़ा के ले भी आओ उस मन को, थोड़ा बैठ जा, पंडित जी कुछ बोल रहे हैं सुन ले। पंडित क्यों नहीं सुनेगा? सबसे पहले आसपास झांकेगा, अच्छा ये भी आए, एक दूसरे के शरीर के आर पार जाना तो इस मन को पहला काम पसंद है। अच्छा, पता भी नहीं लगने देता आपके भीतर क्या चल रहा है, आप नहीं जान सकते, कोई दूसरा तो जान ही नहीं सकता। अच्छा, इस मन को गंदे और गलत बहुत पसंद है, दूसरे के लिए अच्छा तो सोचता ही नहीं। सार्वजनिक रूप से स्त्री पुरुष से बात करे, पुरुष स्त्री से बात करे, कितने शरीर, कितने कुलीन, कितने चरित्रवान नजर आते हैं, और उस समय आपके भीतर जो चल रहा होता है दो ही लोग जानते हैं, आप और आपका मन। तीसरा चलो आज एक काम निपटा ही ले, पता नहीं अगली बार कब मिलना हो। साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम में बेटा कितनी किस्म की मशीनें बन गई, एक से एक। 15-20 साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसी मशीन आएगी कि बटन दबाओ तो पैसे निकल आए एटीएम? किसी ने सोचा था कि छोटा सा 6 इंच के में सारी दुनिया आ जाएगी मोबाइल में? नहीं सोचा।
अब मैं बता रहा हूं 6 महीने में एक नई मशीन आ रही है, वो बनाई भगवान ने, बाकी तो सब इंसान ने बनाई। और उस मशीन की खूबी है, उस मशीन की ये खूबी है कि यदि वो मशीन आपके छाती पे लगा दे तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ प्रिंट आउट निकल आएगा। वो मशीन मेरे पास एक सैंपल की है, अगर मैं अभी आपकी छाती पे लगा दूं और आपने 2 घंटे में किसी, आपके मन ने 2 घंटे में किसी के लिए भी जो सोचा और वो किया उसका प्रिंट आउट यही हॉल में निकल आए, तो आप सब एक दूसरे का 13वां इसी हॉल में कर दो बेटा, घर भी नहीं जा रहे। जितना गुरुजियों के लिए ताली बजा रहे हो सब पेपर में आ जाए। ये जितना यार दोस्तों के साथ बैठे तू मेरा खास, तू मेरे साथ धरे रह जाएंगे। ऐसा है ये मन। ये मन आपको उदास करता है, ये मन आपको अनुशासनहीन बनाता है। इस मन के भरोसे मत रहना। इसलिए मैंने आपसे कहा शरीर को क्रॉस करके मन को आत्मा पे जाइए, तब कैरेक्टर बनता है। उसको कहते हैं चरित्र। अभी जो हमारा दिखता है इसको कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में फर्क है। पर्सनैलिटी वो होती है जो दूसरे आप में देख रहे हैं, कैरेक्टर वो होता है जो आप खुद में देखते हैं। चरित्र बनाइए जिंदगी में, चरित्र काम आता है। इसलिए शरीर, मन और आत्मा को समझना, और इसको जितना समझ जाएंगे उतना आपका काम आसान होगा। और चरित्र पर टिकना बच्चों, आज की पीढ़ी को कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं है। वो कहती सक्सेस होना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, पर मैं कहता हूं चरित्र बचाना। तो सक्सेस के बाद भी पीस भी आएगी लाइफ में, पर चरित्र नहीं बचा तो सफल लोग भी अशांत पाए गए। एक से एक बड़े टाइकून डिप्रेशन में आए क्योंकि कैरेक्टर नहीं बच पाता। आपको अभी से काम करना चाहिए कैरेक्टर, वरना आज जो सोसाइटी है वो तो शायद आपको कैरेक्टर न दे पाए। आपको खुद अपनी फैमिली से, पेरेंट्स से, टीचर से, जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं, आकाश इंस्टीट्यूट, आपको जो भी दे रहा है उसमें कैरेक्टर भी दे रहा है। केवल एजुकेशन, करियर नहीं दे रहा, एक विजन दे रहा है आपको। एक सबसे बड़ी चीज चरित्र बनेगा आपका। और आज क्या चरित्र हो गया लोगों का। देखो किसी ने एक पंक्ति लिखी, बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ। बुढ़िया लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार नहीं हुआ। और गोरी का झुमका क्या गिरा, सारा बाजार घुटने पे आ गया। क्या ये चरित्र, इस चरित्र से आप क्या करेंगे? 2 पैसा कमा लेंगे लेकिन शांत नहीं हो पाएंगे। मैं आपके पास जो आया हूं, मैं आपको शांति देने आया हूं, मैं आपको आत्मविश्वास की बात करने आया हूं। बाकी तो सब आप ही को करना है। मैंने फिर कहा मेरी कुछ बातें शायद आज आपको काम ना आए, लेकिन जिंदगी जब यहां से बाहर शुरू होगी, चैलेंजेस जब आपको सिंगल फेस करना पड़ेंगे, तब शायद मेरी कुछ बातें काम आए। चलिए मैं अपनी बात पूरी करूं, फिर दोहरा देता हूं सारी बातों को आपसे कि ये जो 3C का फार्मूला मैंने आपसे दिया, मैंने आपसे कहा काउंटिंग, फीस, एजुकेशन, टाइम, क्लियर काउंटिंग होना चाहिए। कम्युनिकेशन, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, खुद से क्लियर होना चाहिए। और कैरेक्टर, शरीर, मन और आत्मा को समझो बच्चों। याद रखना, आप जब आप जिंदगी में कंपटीशन में उतरेंगे, चैलेंजेस सामने आएंगे, उस समय कुछ आपके भीतर है वही काम आएगा। निराश नहीं होना है, खुश रहिए, खुश रखिए। आप अपने माँ बाप का सपना है वो टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल मत टूटना, निराश मत होना, डिप्रेशन में मत जाना। मैंने आपको एक छोटी सी विधि बता के अपनी बात पूरी करूंगा। आपको कभी उदासी घेरे, अज्ञात भय सताए, आपको कभी ऐसा लगे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग हनुमान चालीसा को जानते हैं, पर अगर जानते हो तो उसमें एक चौपाई आती है, उस 37 नंबर की चौपाई है, याद होगा, जय 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 हनुमान गोसाई। मैं बहुत प्रसन्न हो गया आप में से कईयों के स्मरण। अब सुनिए, अपने हाथ को उठा के यहां लगाइएगा, तो यहां आपका एक चक्र है, उसको अनाहत चक्र कहते हैं। प्लेक्सस मेडिकल भाषा में ये कार्डिक प्लेक्सस है। आप यहां हाथ रखिएगा,
ये निर्भयता का चक्र है। इस चक्र को हल्का सा यहाँ प्रेशर करेंगे और ये जो चौपाई है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, सांस लेके मनी मन इस चक्र पे बोलिएगा। अगर आप हनुमान चालीसा न हो तो आपके धर्म में, आपके मजहब में आपको जो मंत्र अच्छा लगता है वो नाम ले और गहरी सांस लेके यहाँ थोड़ा सा प्रेशर बनाए, आप पाएंगे अचानक आपको एक ताकत आएगी। ये इस चक्र का स्वभाव है, साइंटिफिक बात करना। और कभी उदासी बहुत घेरे तो आंख बंद करके दोनों बाहों के बीच में, हमारी माताएं बहनें जब बिंदी लगाती ना उसको थोड़ा सा नीचे आज्ञा चक्र है, अपने आज्ञा चक्र पे अपनी माँ की आकृति लाना, जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो जीवित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माँ की आकृति लाना। दुनिया का कोई साइंस आज तक नहीं ढूंढ पाया कि कोई अपनी माँ को दोनों बाहों के बीच में अगर याद कर ले, देख ले, तो वो शांत कैसे हो जाता है। अभी तक चल रही रिसर्च, आप करके देखना। जो अपनी माँ से जुड़ा हो, जो अपने से जुड़ा हो, उसको दुनिया में कोई अशांत कर ही नहीं सकता। आप बड़े खुशनुमा इंसान हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच हैं। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में यश, मंगल और कीर्ति हो। दुनिया बड़ी गोल, हम फिर कहीं मिलते रहेंगे, और मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। धन्यवाद।